हेलो एवरीवन, आज है 11th ऑफ मई और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बिना किसी देरी के पहला जो न्यूज़ है हमारा वो है इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि होता है 11th ऑफ मई को, आज ही के दिन, टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ साइंस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर साइंस। साइंस को प्रमोट करने के लिए बेसिकली नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं। और इस दिन हुआ क्या था कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 को हमारे इंडिया का। उसी के दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं। ठीक है, याद कैसे रखेंगे टेक्नोलॉजी? देखो, ऐसे दो वायर है, दो वायर लेना, मतलब लेना मत, सिर्फ इमेजिन करना। और प्लग होल्डर होता है ना जिसमें हम वायर डालते हैं, ऐसे 5 होते हैं उसमें। इसके अंदर डालोगे तो बत्ती जल जाएगी ना तुम्हारे दिमाग की क्या, तुम्हारा बल्ब जल जाएगा घर का। ये रहे 2 वायर और 5 से, ये 5 उसमें मोस्टली 5 होते हैं ना जिसमें हम वायर डालते हैं। तो 5 से मई आ जाएगा, 5th मंथ होता है ना मई का। 11th मई, आई होप यहाँ से ये याद करके तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, तुम्हें याद आ जाना चाहिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे आता है। टेक्नोलॉजी तो है ये, वायर डालते ही तुम्हारा दिमाग की बत्ती जल जाए, है ना। डायरेक्ट याद हो जाए तो वो भी बढ़िया। चलो भाई, बढ़ो आगे। स्टेट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंक्स। अब भाई AI बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन, और अब ये भी बात की जा रही है कि हम बैंक्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। उसी बात को जानने के लिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई जिसमें अलग अलग इंटेलेक्चुअल लोग पधारे और वहाँ पे हमने इस पर बात की। चेयर किसने किया था? तो विवेक जोशी जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। अब देखो, AI का बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, उसके बहुत घातक रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। पूरा हमें विवेक से काम लेना होगा, जोश के साथ नहीं। इसी के साथ हमें विवेक जोशी जी जो यह है याद हो जाते हैं। और इसके बाद इसमें काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। ऑफकोर्स बैंक्स की बात हो रही है तो बैंक्स ही आएंगे, UPSC एस्पिरेंट तो जाएंगे नहीं। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जाएंगे। ठीक है, और क्या? इट एम टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI एंड विटनेस डिस्कशंस ऑन स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंटिंग AI इन बैंकिंग। कैसे इम्प्लीमेंट करें AI को, कितना इम्प्लीमेंट करें, वही सब बातें हैं यार, उसी पर डिस्कशन जो है। सिंपल सी बातें, आगे बढ़ो। सिंपल। टूरिज्म इन एंटार्क्टिका में हमने बहुत सुना है, कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन आजकल टूरिस्ट भी काफ़ी जाने लगे हैं वहाँ पे। स्टडी इंक्रीज़ हो रही है, टूरिस्ट की वहाँ पे काफ़ी जो है आबादी बढ़ रही है। तो इंडिया ने सोचा भाई रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर इंसान जैसा प्राणी वहाँ पे पहुँच गया तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं। इन पे लगाओ कुछ रेगुलेशन, और यही बात करेगा कहाँ पे? एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग और कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा था, किसी को याद हो तो। ठीक है, जो कि कोच्चि और केरला में होगी। तो उसी में हम ये प्रस्ताव रखेंगे बाकी नेशंस के साथ, और इस पर डिस्कशन करेंगे कैसे रेगुलेट किया जा सकता है वहाँ के एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को बचाने के लिए। और ये भी बात की जा रही है कि जो इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं ना, वहाँ पे भी जनरल पब्लिक का जो है आना जाना फैसिलिटेट हो, तमीज़ से आई मीन। और वहाँ पे अभी इंडिया के ना रिसर्च स्टेशंस की बात करें तो 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशंस हैं। कौन कौन से? एक तो मैत्री हो गया और एक भारती हो गया। ठीक है, और जो पहला रिसर्च स्टेशन था हमारा दक्षिण गंगोत्री, वो 1983 में सेटअप हुआ था, बट इट हैड टू बी अबेंडन्ड आफ्टर इट सैंक इन द स्नो। ऑल राइट, सिंपल। और एंटार्क्टिका इज द अर्थ्स ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट एन इंडिजिनस पॉपुलेशन। वहाँ पे उनकी इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग रहते हैं ऑलरेडी, यहीं से जाते हैं जो भी जाते हैं। एंड इट इज़ गवर्न बाय एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम विच वॉज साइंड इन 1961। ये बातें तो आई थिंक याद रही जाएगी, काफ़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ याद करने का है नहीं कि भाई एंटार्क्टिका में हम टूरिज़्म को रेगुलेट करने की सोच रहे हैं, है ना। बढ़ो आगे।
टेलीकॉम डिज़ाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट, ये किसने ऑर्गेनाइज़ की? ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का इनिशिएटिव। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसमें हुआ क्या, अलग अलग स्टार्टअप्स को बुलाया, अकेडमिशियंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कहाँ पे? IIT बैंगलोर में, ताकि बातें की कैसे मतलब कुछ अपने आइडियाज़ वगैरह को रखा, सॉल्यूशंस वगैरह को रखा, टुवर्ड्स डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्यूचर रेडी टेलीकॉम स्टैक encompassing comprehensive 5G solution, setting the stage for future advancements to 6G, 5G और 6G के ऊपर ही पूरा डिस्कशंस वगैरह हुआ, कैसे हम हमारे टेलीकॉम सेक्टर को और बेहतर कर सकते हैं उसमें, और क्या क्या कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड पूरी बात हुई। हमें बेंगलोर याद रखना है सिंपल, और DOT याद रखना है सिंपल। इतना सिंपल तो बढ़ो आगे। अब आते हैं स्टेट माइनिंग इंडेक्स पे। ये अभी लाई नहीं गई है, इस पर चर्चा चल रही है कि कैसे इसको मेजर वगैरह किया जा सकता है, ताकि ये पता चल सके कि कितना स्टेट में जो माइनिंग वगैरह है उससे रिलेटेड बिजनेस जो करते हैं उसका ईज़ कितना है, कितना आप ईज़ के साथ कितना अच्छे से वहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ ज़्यादा कठिनाई आ रही है तो उनकी रैंक नीचे आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं इससे कंपटीशन बढ़ेगा, स्टेट्स में सब आगे आना चाहेंगे। तो उसी से रिलेटेड फ्रेमवर्क डिसाइड करने के लिए ना एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने की, किसके साथ? IIT ISM धनबाद के साथ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। and it would serve as a tool to understand various aspects related to the ease of doing mining business within a state, ये मैंने समझा दिया। and it will promote cooperative federalism and competition among the states। सिंपल था, इसमें कुछ भी याद नहीं करना अभी तो, क्योंकि पैरामीटर्स वगैरह सब अभी डिसाइड करने बाकी है कि किस बेसिस पे एनालाइज करेंगे, तो जब आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। विप्रो हाइड्रोलिक्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया टू एक्वायर कैनेडियन कंपनी मेल हॉट इंडस्ट्रीज़। सिंपल सी न्यूज़, इसमें तो क्या ही समझाऊँ। विप्रो हाइड्रोलिक्स ने एक कैनेडियन कंपनी को एक्वायर करने का अग्रीमेंट किया है। सो कैसे याद करें? देखो, विप्रो हाइड्रोलिक्स, हाइड्रो वो होता है ना, वाटर से रिलेटेड कुछ होता है, और इसमें आ रहा है हॉट। तो विप्रो ने सोचा भाई साहब वैसे गर्मियाँ बहुत बढ़ रही है, इसको थोड़ा कम करो इस हॉटनेस को, तो हाइड्रो यानी वाटर लाओ। आई नो बहुत इडियोटिक सा ट्रिक थी, बट आई होप इट हेल्प्स यू लर्न। एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऑफकोर्स मैंने सिर्फ याद कराने के लिए सब पूरी मनगढ़ंत कहानी रची है, और ठीक है, आई थिंक हो जाएगा याद अब तो। ऑलराइट, बढ़ो आगे। काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ किसके बीच? यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच। 14 नंबर का था यह, और न्यू दिल्ली में हुआ, ताकि कोऑपरेशन एनहांस हो। हर टाइप के टेररिज्म को हमने कंडेम किया कि सरासर गलत है, और ये डिस्कस किया कि दोनों जगह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में कैसे रिलेशन को डीप किया जाए ताकि इन्हें अच्छे से काउंटर किया जाए। ऑलराइट, सिंपल है। और याद कैसे होगा? तो ऐसे याद कर लो, कुछ टेररिस्ट हैं अलग अलग बहुत सारे, उनको हम ऐसे रोप से बांध के सबको एक साथ यूनियन में, और फिर इनको काउंटर करेंगे, ठीक है? हालांकि ऐसा करते नहीं है, मगर सिर्फ याद करने के लिए, सिर्फ रोप से यूरोप यूनियन में खड़ा करके इनको ढै ढै ढै, ठीक है? सो आई होप हो जाएगा ये तो याद। बढ़ो आगे। बजरंग पूनिया जी, अभी क्या हुआ ना कि जो वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी है उन्होंने इन्हें सस्पेंड कर दिया अंटिल द एंड ऑफ 2024। क्यों किया? क्योंकि हमारी जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है उन्होंने इन्हें प्रोविजनली सस्पेंड किया था फॉर रिफ्यूजिंग टू अंडरगो अ डोप टेस्ट। डोपिंग से रिलेटेड कोई टेस्ट करना था तो वो इन्होंने मना कर दिया। हालांकि इनका कहना है कि मैंने कोई मना नहीं किया, मैंने तो सिर्फ डोप कंट्रोल ऑफिसर को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि भाई जो आपके किट्स वगैरह वो बहुत एक्सपायर्ड हैं तो उनको आप चेंज वेंज करो, इस तरह से बात हुई पूरी। लेकिन हाँ, फिलहाल तो ये बात है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया, तो अभी हमें यही याद रखना है। और इनफैक्ट दिस माइट हिट इज़ होप्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पेरिस ओलंपिक्स भी आने वाले हैं, तो क्या ये
उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर सस्पेंशन जारी रहा तो ऑफ कोर्स नहीं। देखो क्या होता है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, और कौन कितना कहाँ माइग्रेट कर रहा है वो बताती है हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो ये तो माइग्रेशन इसमें तो कुछ याद कराने का नहीं है। इंडिया काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेमिटेंसेस, मतलब कोई जो लोग बाहर जाते हैं काम करने तो वो जो अपना पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो इंडिया सबसे आगे उसमें। इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं, $111 बिलियन हमें मिला 2022 में। पहली कंट्री है जो इस थ्रेशोल्ड पे पहुंची है। सेकंड नंबर पे मैक्सिको आती है, फिर चाइना, फिलीपींस, फ्रांस, ये हैं टॉप 5। इनफैक्ट जस्ट नॉट जस्ट इंडिया, पूरा साउथ एशिया ही काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसेस अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहीं के लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हैं। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहाँ इंडिया से हमारे यहाँ मतलब इंडिया के काफ़ी लोग सबसे ज़्यादा हैं जो कि बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और बाहर से भी आते हैं, लेकिन बाहर से आने में इंडिया का स्थान 13th है। मतलब बाहर से जो लोग इंडिया में आते हैं उस केस में हम 13वें नंबर पे आते हैं। और फीमेल्स का शेयर थोड़ा ज़्यादा है जो बाहर से लोग हमारे देश में आते हैं उसमें। और हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं मतलब साउथ एशिया वगैरह से लोग जो बाहर की तरफ जाते हैं उन्हें कुछ रिस्क वगैरह भी उठानी पड़ती है, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, हाई माइग्रेशन कॉस्ट, वर्क प्लेस अब्यूजेस, जेनोफोबिया, क्योंकि वहाँ के लोग सोचते हैं हम वहाँ पे उनकी जॉब खा रहे हैं तो वो उतना पसंद नहीं करते, है ना। और गल्फ़ स्टेट्स कहीं ना कहीं बहुत मेन डेस्टिनेशन रहा हम साउथ एशियन लोगों का। हम जानते हैं वर्कर्स जाते हैं यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, डोमेस्टिक वर्क, रिटेल, सिक्योरिटी। और इनफैक्ट ये भी बोला गया कि कोविड के टाइम पे जो डिप आया था रेमिटेंसेस में वो अब रिकवर हो चुका है। और रिपोर्ट ही वाली बायएनुअली पब्लिश की जाती है 2 साल में एक बार। ठीक है, सिंपल था। अब ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आते हैं रेमिटेंसेस। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ से लोग भी इतने जाते हैं तो ये याद कराने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, सो बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।